कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर पूरा हम यहाँ देखने वाले हैं, इसलिए अंत तक वीडियो देखिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके काम के हो सकते हैं। खंड एम में अपठित गद्यांश पूछा गया था और वो अपठित गद्यांश यहाँ थोड़ा ये ब्लर दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपनी निज का साहित्य नहीं रखती हो तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे और फिर ये प्रश्न है, इनके उत्तर देंगे। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज या साहित्य का समाज से संबंध। ठीक है, साहित्य किसे कहते हैं? देखिए ये यहाँ आया है कि ये यहाँ से ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ हो जाएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ आया है। ये देखिए कि जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके उच्च भावों का, उसके धार्मिक विचारों का और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों का, राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब अपने को साहित्य में देखने को मिलता है। साहित्य की तुलना आईने से क्यों की गई है, दर्पण से क्यों की गई है? इसका उत्तर भी आपको यहाँ मिलेगा कि जातियों को क्षमता एवं सजीवता यदि कहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यानी जातियों की क्षमता और उसकी सजीवता देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। और साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? इसका भी यहाँ उत्तर है। ये देखिए कि यहाँ पर सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपठित पद्यांश यहाँ दिया गया था। नीड का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली दूसरित बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पाद भय से बीत जन जन बीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर। उक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक यही है, नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर में कौन सा अलंकार है? फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार घोंसला बनाने की इच्छा से मनुष्य की किस भावना का पता चलता है? उसके आशावादी भावना का पता चलता है और उसकी संघर्ष की प्रवृत्ति का पता चलता है।
आकाश में छाई आंधी का क्या परिणाम कवि ने चित्रित किया। देखिए यहाँ आया है ये कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। आकाश में जब आंधी आई तो अंधकार छा गया। क्या छा गया? अंधकार छा गया। इस रूप में ये चित्रित किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें एक तो आशावादी भाव रखने का संदेश दिया है, नव सृजन का संदेश दिया है, बाधाओं से, संघर्षों से लोहा लेने का, उनका सामना करने का संदेश दिया है। कभी भी निराश नहीं हो, ये संदेश यहाँ दिया है। उसके बाद देखिए बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये पेपर है, और ये पेपर है आपका ब्यावर जो जिला है वहाँ का। देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ए वाला ऑप्शन सही है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। दोहा चौपाई शैली और अवधी भाषा में लिखा गया है ये। बालक ने उपहार में क्या मांगा? बालक ने उपहार में लड्डू मांगा था। बालक बच गया पाठ से है। संवध्या पाठ में संवध्या का नाम क्या था? संवध्या का नाम हरगोविंद संवध्या था। जलालगढ़ का ये रहने वाला था। इसके बाद ये चार तो आपके हो गए, दो गद्य से, दो पद्य से, अंतरा से। अब अंतराल से चार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का अंश है ये। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? भैरव ने लगाई थी। कोइया किसे कहते हैं? कुमुद का फूल जो है कोइया कहलाता है। और बिस्कोर की माटी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? वो लेखक के गांव का वर्णन किया गया है। उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके व्यक्ति और माध्यम से चार हैं। दो कविता, कहानी और नाटक से, दो उससे। तो कहानी के कितने तत्व हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। समाचार लेखन किस शैली में किया जाता है? समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। समाचार लेखन में ककार कितने माने गए हैं? 6 ककार हैं। और संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? संपादक और उनके सहयोगियों का दायित्व होता है। रिक्त स्थान देखिए, काव्य गुणों को रस की क्या माना है? आत्मा माना है। कविता में लिंग दोष जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? च्युत संस्कृति, क्योंकि जो व्याकरणिक त्रुटियां होती है वो इसके अंतर्गत आती है। गीतिका छंद में कितनी मात्रा जोड़ देंगे कि हरि गीतिका बन जाएगा? 2 मात्रा जोड़ देंगे तो हरि गीतिका बन जाएगा। गीतिका में 26 होती है और प्लस 2 करेंगे 28 हो जाएगी हरि गीतिका। गण 8 होते हैं। यह माता राजबांसल का आपने देखा होगा। और कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना, ये विशेषोक्ति अलंकार है। कारण होता है और काम नहीं होता तो विशेषोक्ति। कारण नहीं है और काम हो जाता है तो फिर वो विभावना। एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कहना, ये दृष्टांत अलंकार कहलाता है। खंड ब में देखिए, कविता में शब्दों का महत्व प्रकार डालिए। W.H. ऑर्डन ने कहा था कि प्ले विद वर्ड्स, शब्दों के जितना आप मेलजोल बढ़ाएंगे कविता करने में आसानी रहेगी। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, ग्राफ का, रेखांकन का। बीट किसे कहते हैं? जो पत्रकारों को उनके ज्ञान और रुचि के अनुसार जो क्षेत्र दिया जाता है वो बीट कहलाता है। जैसे खेल बीट हो गया, व्यापार बीट हो गया। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? बिना कारण के ही काम हो जाता है विभावना अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना उदाहरण हो जाएगा। यह दीप अकेला कविता की विशेषताएं लिखी है। अज्ञेय जी का ये पाठ है, कविता है। और किस प्रकार व्यष्टि का समष्टि में विलय किया है कि व्यक्ति समाज से अलग रह करके पीछे रह जाएगा, समाज भी पीछे रह जाएगा। माघ के महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है? माघ महीने में विरहिणी नायिका की जो विरह की अवस्था है उसको बताना है। अमजर से आप क्या समझते हैं? जहाँ आम जरते हैं और वहाँ जो है
अब विस्थापन की समस्या आने वाली थी, इसलिए वहाँ सूनापन बढ़ गया था। शेर के मुंह में कौन कौन गए थे, कैसे लोमड़ी गई थी, कुत्ते गए थे, उल्लू गया था, गधा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कृतित्व पर प्रकाश डालना है। सूरदास की झोंपड़ी कहानी में सूरदास की जगह आप होते तो क्या करते? वही करते जो सूरदास ने किया, क्योंकि जिजीविषा का भाव रखते, संघर्ष का भाव रखते। वर्षा ऋतु में ग्रामीण लोगों को क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, कैसे कीचड़ बढ़ जाता है, सारी बातें। अरुण मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की ये कविता है जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है ये, और भारत की सांस्कृतिक जो गुण है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। बसंत आया कविता में व्यक्ति जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। आज का मनुष्य प्रकृति से कैसे कटता जा रहा है और कैलेंडर से ही उसको वसंत ऋतु का पता चलता है। पहले चुन लो निबंध की मूल संवेदना व्यक्त कीजिए। यहाँ जो एक व्यंग्य किया गया है, जो अंधविश्वास है उन पर व्यंग्य किया गया है कि कैसे ढेले छू लेने से कोई स्त्री किसी के लिए शुभ हो जाएगी, किसी के लिए अशुभ हो जाएगी। 4 हाथ लघु कथा में व्याप्त मजदूरों के प्रति हो रहे शोषण को अपने शब्दों में लिखे। बिल्कुल कैसे मजदूरों को आधी तनख्वाह देकर के उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। कैसे वो जिजीविषा का भाव रखने वाला है, बदला नहीं लेना चाहता है, नव निर्माण में वो विश्वास रखता है, भीख मांग करके भी वो सिंपल जीवन जीता है। बिस्कोर की माटी पाठ के माध्यम से हमें गांव के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। और इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है कि जो बनारस कविता है केदारनाथ सिंह की, उस बनारस कविता का यह अंश है। और दूसरी व्याख्या है राधो एक बार फिर आओ, रागो एक बार फिर आओ, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, गीतावली का पद है। और किस प्रकार जो राम की माँ है वो राम के पास संदेश भेजना चाह रही है। फिर सहप्रसंग व्याख्या गद्यांश की धर्म के रहस्य जानने की, ये जो लघु निबंध है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के गढ़ी के पूर्जे वहाँ से लिया गया है। और भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालय में जमा नहीं है, ये महत्वपूर्ण व्याख्या है। और ये निबंध है, इनमें से एक करना था। इस प्रकार ये हिंदी साहित्य का पेपर है। धन्यवाद।